गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हम लोग केमिस्ट्री के आज 4th क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन बैलेंस रासायनिक समीकरण को संतुलन करना हम लोग सीख चुके हैं। रासायनिक समीकरण संतुलन में हम लोगों ने हमने एक उदाहरण दिया था, एक मैंने होमवर्क दिया था करने के लिए, शायद आप लोगों ने किया होगा। तो देखते हैं उसको। ये एल्युमिनियम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके ये बनाता है एल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2। अब इसमें से क्या करना है, रिएक्शन इसको बैलेंस करना है, इसको समीकरण को संतुलित करना है। तो उसमें से पहला पद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद करना। पद फर्स्ट में यही पढ़े थे। पद सेकंड में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी रासायनिक समीकरण है उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, कॉलम बनाए थे। कॉलम बना के हमने ये देखा था कि कौन से परमाणु कितने हैं, मतलब कौन से तत्व कितने परमाणु हैं, किस तत्व के कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पर यही देखना है। आप लोग एक कॉलम बना के इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम कितना होगा, एल्युमिनियम का एक परमाणु है। यहाँ इसकी बात करें, किसकी, हाइड्रोजन की बात करें, मैंने यहाँ पर ये देखा गया था, 3 कॉलम बनाया गया था। उसमें से एक कॉलम में ये लिखा गया था तत्व थे। यहाँ पर क्या था, तत्व था। यहाँ पर अभिकारक था, यहाँ पर अभिकारक, यहाँ पर उत्पाद। तो आप लोगों ने देखा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो तत्व कौन कौन से हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन है, इसको सल्फेट को मान लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखा जाए तो एल्युमिनियम अभिकारक में कितने हैं, अभिकारक में एक एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम कितने, 2, यहाँ पे 2 कैसे मिल गया। एल्युमिनियम यहाँ पर जो एक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एक माना जाएगा, एक एल्युमिनियम है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता। यहाँ पर एक है, लिखा नहीं जाता, यहाँ पे भी एक होता है। यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 एल्युमिनियम के तत्व हैं, 2 परमाणु हैं, एल्युमिनियम तत्व के 2 परमाणु हैं। तो दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी SO4 का थ्राइस, यहाँ पर इसका अगर मैंने इससे बंद करके अगर ऐसे लिखें तो वहां पर लिखेंगे 1 लिखेंगे, जो कि 1 लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो SO4 जो है अगर अभिकारक में देखा जाए तो कितने होंगे, 1 होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर H2 मतलब 2 हाइड्रोजन होगा, किसमें, अभिकारक में। उत्पाद में देख लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हाइड्रोजन हो गया। SO4 की बात करें तो SO4 यहाँ पे अभिकारक में देखेंगे तो कितने हैं, अभिकारक में 1 हैं, अभिकारक में 1 है केवल, तो अभिकारक में 1 हो गए। उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में कितने, 3 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसमें से ये पहले कॉलम बना के उसमें लिखना, यहाँ से पता ये चलता है कौन सा तत्व बैलेंस है, कौन सा तत्व बैलेंस नहीं है, कौन सा तत्व संतुलित है, कौन सा तत्व संतुलित नहीं है। अब उसके बाद संतुलन की बात करें, 4th स्टेप में इस पद में देखते हैं तो उसमें यही लिखते हैं कि सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जो क्या होता है, जो कम से कम स्थानों पर आया होता है। मैंने जांच और त्रुटि विधि यही कहलाता है कि हम सबसे पहले समीकरण को क्या करते हैं, उस समीकरण के उस तत्व को संतुलित करते हैं जो क्या होता है, सबसे कम बार आया होता है, उसको पहले, सबसे उससे अधिक, फिर लास्ट में सबसे अधिक स्थानों पर जो परमाणु आया होता है उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर ये संतुलित है, ये संतुलित है, ये संतुलित नहीं है और ये संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, अभी इसको संतुलित करेंगे, किसको संतुलित करेंगे, हाँ उसको संतुलित करेंगे जो सबसे कम स्थानों पर आया होगा, उसको पहले करेंगे, उसके बाद जो ज्यादा स्थान पे आया होगा उसको बाद में करेंगे। तो देख लीजिए इसमें, देखिए ये भी एक स्थान पे आया है, यहाँ पे भी एक स्थान पे, तो कहने का मतलब एक स्थान इनका, यहाँ पे एक स्थान है, अब 2 ही हुआ। SO4 देखो एक स्थान पे, यहाँ एक, मतलब दोनों की बराबरी है। आप कोई भी संतुलित कर दो, चलो ठीक है, इसको संतुलित कर देते हैं। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में क्या करेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम के देखें तो यहाँ पर अगर 2 है, मतलब ये किसकी बात को, उत्पाद की बात कर रहा हूं, अगर उत्पाद में यहाँ 2 है
तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का गुणा कर। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट एक साथ में है, तो सबसे पहले इसको संतुलित करने की बात अगर करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, 3 इसको बनाएंगे। जब 1 यहाँ पर देखो 1 और या 3 है, अगर ये छोटा इंसान है बड़ा इंसान है, अगर चाहे तो इसको भी 1 बना दें, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को अगर छोटा बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जा सकती है, और छोटे आदमी को अगर बड़ा बना दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। जब 3 का गुणा किया तो किसके साथ किया, 3 का गुणा किया तो किसके साथ किया, 1 के साथ। 1 है क्या, 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा वहां करेंगे, जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो ये बात लिखेंगे, क्या, एल्युमिनियम प्लस 3H2SO, क्या लिखेंगे, 3H2SO4 लिखेंगे। और उसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा किसके साथ, एक मतलब क्या, ये H2SO4 के साथ हुआ। और उसके बाद यहाँ चलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का प्राइस, इसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद H2। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर SO4 यहाँ से 3 हो गया और SO4 यहाँ पे भी 3 हो गया, तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर ये संतुलित है। अब यहाँ इसको देखते हैं, एल्युमिनियम को देखते हैं। तो एल्युमिनियम को जब देखते हैं, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो, 2 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन असंतुलित है। हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। 2 में कितने गुणा करेंगे, 3 का। तो 3 किसमें गुणा, 2 में, 2 मतलब इसमें, तो ये हो गया। तो फाइनली आपका जो रिएक्शन आएगा लास्ट में, जो संतुलित अवस्था में होगा, वो कौन सा होगा, ये होगा 2 एल्युमिनियम प्लस कितना, 3H2SO4। उसके बाद क्या होगा, एल्युमिनियम SO4 का क्या, होल थ्राइस, और 3H2। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट हो तो इसमें बताइएगा, फिर से कर देंगे। फिर इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और आप लोग करिएगा घर पे, इसको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसको संतुलित करिएगा। इसी प्रकार से ढेर सारी, अभी बाद में जब सिलेबस को क्या होगा, रिवीजन होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन बाद में इतने करा दिया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देखते जाइए। इसको क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए एक रिएक्शन करते हैं हम लोग, जैसे KClO3, अगर इसको क्या करते हैं, KCl ये टूटेगा किसमें, इसमें हम लोग तोड़ दें और इसमें KCl बन जाएगा, और इसके बाद KCl प्लस क्या बनेगा, O2, KClO। तो अब इसको क्या करना, संतुलित कर रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल कितने, 1, क्लोरीन 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर कितना, 3। तो अब यहाँ पर संतुलित अवस्था में नहीं है, बात समझ में नहीं आई होगी। आप देखिए, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। आप लोग इसको करिएगा। यहाँ पर एक रिएजेंट होता है, MnO2 होता है, इसको आप लोग, हाँ, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, ये बाद में सीखेंगे कि कैसे रिएक्शन होता है। रिएक्शन पे मत जाइए, बस यही है कि इसको क्या करना है, करना है आपको। तो चलिए इसको कर लीजिएगा संतुलित, 1 मिनट में हम कर देते हैं। इसको करिएगा, जो भी हो नया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। यदि कोई रासायनिक समीकरण लिखा है उसमें से उसको देख करके आप बहुत सी बातों को जान जाएंगे। तो रासायनिक समीकरण को देखने से वो कौन कौन सी सूचना देता है, उसको देख करके आप जान जाएंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। इन सारी बातों को अगर जानने हैं, रासायनिक समीकरण में कौन कौन सी सूचना दे रहा है, उसको सभी चीजों को जानने के लिए उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो 7 सूचनाएं देता है। यदि कोई समीकरण होता है, यदि कोई रासायनिक समीकरण है, तो वह समीकरण क्या देगा, 7 सूचनाएं देता है। उन सभी 7 सूचनाओं को इस प्रकार से देखते हैं, आसान तरीके से देखते हैं। कैसे, पहला, ये 7 सूचनाएं कौन से, एक
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 सूचनाएं देता है। इसी में से आपको हर इससे समझ में आ जाएगी। कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अवस्था का प्रतीक। अवस्था, मैंने कहा था कि अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो वही कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं की कौन सी अवस्था है, उस अवस्था की बात करें। तो अवस्था जो होगी, जैसे ये अवस्था की बात करें, अवस्था कितनी होगी, 3 होगी। अवस्थाओं का प्रतीक है। प्रतीक कौन कौन से? अवस्था, अगर ठोस की बात करें, ठोस होगा, दूसरा का होगा द्रव होगा, तीसरा का होगा गैस होगा। तो यदि ठोस होगा उसके लिए यस का प्रयोग करेंगे, सॉलिड लिखते हैं, उसका पहला लिखते हैं यस। द्रव की बात करें, उसको लिक्विड, उसमें से एल लेते हैं, इसको जो होता है द्रव को, इसको एक्वस भी लिखते हैं, ए क्यू भी लिख देते हैं, ये भी होता है। तो आप ये जानिए कि अवस्था में कितनी 3 अवस्थाएं होंगी। यदि कोई रासायनिक समीकरण होगा वो अधिक सूचना देगा, सूचना मतलब वो बताता है, सूचना देता है, जानकारी देता है, अधिक सूचना देता है। यदि कोई रासायनिक समीकरण में अगर आप देखेंगे वो सूचना कौन कौन सी देता है, तो वहां पर पहला है अवस्था का प्रतीक। मतलब अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्था कितनी होती, 3 होती है। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। अगर ठोस होगा तो उसको ठोस नहीं लिखेंगे, यस केवल लिखेंगे। यस अगर कहीं लिखा है, यदि किसी कोई रासायनिक समीकरण है, अगर नीचे वहां पे यस लिख दिया तो हम जान जाएंगे कि ठोस है। आगे देखिए, द्रव को क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। द्रव को ऐसे एक्वस भी लिखा जाता है, ज्यादातर यही लिखा जाता है। गैस को क्या लिखेंगे, गैस को कैपिटल पहला लेटर क्या लेते हैं, जी लेते हैं, जी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मैग्नीशियम H2SO4 से रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम को देखो यस लिखा है, तो ये जो यस लिखा, देखो जितनी भी अक्षर लिखे जाते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बताते हैं, उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, उन मतलब को जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पर मैंने जो ये यस लिखा है, इस यस का मतलब है ये अवस्था को बता रहा है कि रासायनिक समीकरण में जो हमारा मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम किस अवस्था में है, वो उस अवस्था का क्या नाम है, यह एक ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। आगे की बात करें, अगर मैग्नीशियम के बाद चलें H2SO4 की तरफ बढ़ें, तो H2SO4 में लिखा है कौन सा, एक्वस। ये किस गैस की बात करें तो गैस में देखेंगे, हमने कहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए 21 अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में होगा। और हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या है, AH, यहाँ पर क्या होगा, ये गैसीय अवस्था में है। यहाँ पे जी लिखा नहीं, लिख सकते हैं जी, और इसका एक तरीका और भी बताएंगे। हाँ, गैसीय अवस्था के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, ये पहली अवस्था हम लोग को समझ में आई होगी। आप लोग ये कहेंगे रासायनिक समीकरण क्या सूचना देता है। यदि कोई रासायनिक समीकरण है, देखिए ये भी रासायनिक समीकरण है, तो रासायनिक समीकरण में भी यहाँ पे यस लिखा है, तो क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर है, ये संगमरमर का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर, जिसके ताजमहल इसका बना होता है, संगमरमर का बना है, जिसका सूत्र है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, ये ठोस अवस्था में है। इसकी अवस्था देखें तो कौन सा होगा, ठोस होगा। तो इस ठोस जो होता है उसको ठोस नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, केवल एस लिखेंगे, वो भी नीचे। तो नीचे क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, यह एक रासायनिक की अवस्था को प्रदर्शित करता है। वो भी अवस्था में कौन सी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कौन सी अवस्था है, इसकी ठोस अवस्था है। आगे की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वो जो बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बारे में ढेर सारी बातें होगी आगे, बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ढेर सारी बातें इसकी करेंगे। पर यहाँ पर ये जानिए कि कैल्शियम, लेकिन इसकी बात नहीं करें अभी, तो हम अवस्था जान रहे कौन सा होगा, ये ठोस अवस्था में होगा। देखिए यहाँ पे गैस जी लिखा है, इसका मतलब गैसीय अवस्था में है। तो उम्मीद करता हूं जो ये अवस्था का प्रतीक है ये आपको समझ में आई होगी। आगे की बात करें तो यदि हम अवक्षेप की बात करें, देखो पहला सूचना यह है, पहला जो पता चलता है अवस्था का प्रतीक। तो यदि कभी यस लिखा तो हम जान जाएंगे, यल लिखा तो हम जान जाएंगे, जी लिखा तो हम जान जाएंगे कि यल के स्थान पे कभी ए क्यू लिख दिया जाए तो एक्वस होता है, ये भी मतलब क्या होता है, द्रव ही होता है, ये भी हम जान जाएंगे।
यदि हम दूसरी सूचना की बात करें कि तो हम कहते हैं यदि कोई रासायनिक समीकरण होगा या तो उसमें अवक्षेप प्राप्त होता है या फिर गैस निकलती है। बात यहाँ पर यह नहीं दिक्कत हो रही होगी कि अवक्षेप किसे कहते हैं। अब सुन लीजिए अवक्षेप किसे कहते हैं। यदि कोई पदार्थ है जैसे रिएक्शन करा रहे हैं तो कभी कोई रिएक्शन कराते समय जैसे कि रिएक्शन जब कराया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। रिएक्शन कराने के बाद जब कोई जो ठोस पदार्थ जो नीचे प्राप्त होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और गैस वह होता है जो ऊपर उड़ जाता है गैसीय अवस्था में। तो यहाँ पर यही बात होती है कि यदि हम अवक्षेप को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि हम गैस को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए पहला हमने सीखा, आपको क्लियर पता होगा पहला क्या है। दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा में यही सीख रहे हैं कि दूसरा में अवक्षेप होगा या तो गैस होगा। अवक्षेप किसे कहेंगे, यदि कोई पदार्थ से रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया के दौरान यदि कोई ठोस पदार्थ होगा तो ठोस पदार्थ होगा तो वो नीचे चला जाता है। जो मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो ये बात अवक्षेप की बात हो गई। गैस, हाँ, अवक्षेप जो होगा उसको हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, तीर नीचे की तरफ, जैसे ये है, इसे क्या बोलेंगे, ये अवक्षेप का निशान है। हाँ, अवक्षेप क्या होंगे, ये अवक्षेप का निशान नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ। अवक्षेप को क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या होगा, एरो का निशान होगा। गैस में उसके उल्टा होगा, इसके क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखते हैं, देखिए यह H2 के बाद एक तीर लगी है, तीर ऊपर की तरफ। ये तीर कुछ ना कुछ बता रहा है। देखिए यहाँ पर तीर यह बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये गैसीय रूप में है और ये निकलने के बाद ये पकड़ नहीं रहे, ये उड़ जा रहा है, ये चला जा रहा है, ये चला गया, ऊपर चला गया। तो इस ऊपर को दर्शाने के लिए क्या बोला, इसको एरो से मतलब तीर से रिप्रेजेंट किया, और तीर की दिशा किधर, ऊपर की तरफ। तो जो गैस होगा उसको क्या करेंगे, एरो करेंगे, वो भी किधर, ऊपर की तरफ। यदि कोई तीर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, वो गैस होगा। यदि कोई तीर नीचे की तरफ आ रही है उसे क्या बोलेंगे, वह अवक्षेप होगा। अवक्षेप उसे कहते हैं यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान यदि कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। उम्मीद है अवक्षेप की बात समझ में आई होगी। चलो, पहला तो ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा में दो ही बात है, एक अवक्षेप है, एक गैस। अवक्षेप उसे जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप को किससे, नीचे की तरफ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और गैस की बात करें तो गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ एरो के रिप्रेजेंट करते हैं। आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यदि कोई रिएक्शन हो रहा है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक, ये सेम ऐसे ही आप पेयर पे बनाइएगा। इसमें आप नोटिफाइड करने के लिए, ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा और उचित मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे ही करिए, आपको सारी चीजें याद होगी, सभी चीजें याद होगी। बहुत सी चीजें हैं उसको आप कितना याद पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका सही रखें, सब चीज याद हो जाए। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया की देखो, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिससे यहाँ पर ये वाला लिखा हूं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये ऊपर तीर है और तीर के बाद लिखा हुआ है, वहां दिख नहीं रहा होगा, छोटा छोटा लिखा गया है। तो जो लिखा गया, जिसे यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन लिखा हूं, और ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक गैसीय अवस्था में होगा, हाइड्रोजन क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो जी लिखा है। आगे यहाँ पर 200 लिखा है, 200 वायुमंडली, कौन सा, 200 वायुमंडली दाब, वायुमंडलीय, 200 वायुमंडलीय दाब है। तो और उसके बाद नीचे लिखा है 500 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद एक लिखा है Fe। तो एक बात सुनते हैं हम लोग, जब किसी तीर के ऊपर ये अभिकारक होगा, इधर क्या बनेगा, इधर उत्पाद बनेगा, उत्पाद होगा NH3। तो यदि ताप को रिप्रेजेंट करना, दाब को रिप्रेजेंट करना, उत्प्रेरक को रिप्रेजेंट करना, किसको, ताप, दाब और उत्प्रेरक। तो ताप तो जानते हो, दाब जानते हो, उत्प्रेरक नहीं पता, कोई बात नहीं। पर हाँ ये जानिए, यदि ताप और दाब और उत्प्रेरक को प्रदर्शित करना है तो कहाँ दिखाएंगे, तीर के ऊपर। और अभी आपको पहला ये कहा है, ठोस, द्रव, गैस, ये कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। हाँ,
अवक्षेप कहाँ से, अवक्षेप जो भी होगा उसके बगल में तीर ऊपर या तीर नीचे। आगे ताप, दाब और उत्प्रेरक को जब प्रदर्शित करना होता है, जो तीर ले जाते हैं अभिकारक से उत्पाद की तरफ, उसके ऊपर उसके नीचे, ऊपर नीचे दोनों तरफ, किसको, ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को क्या करते हैं, तीर को ऊपर क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये बता रहा है कि यदि ये नाइट्रोजन और क्या हाइड्रोजन 200 वायुमंडलीय दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फेरस क्या है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, फेरस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है, NH3 बनती है। पर आपको ये सब नहीं सीखना, आपको यही सीखना है कि ये ऊपर क्या है। तो आप ये जान गए कि यदि कोई तीर के ऊपर जो कुछ लिखा जाता है वह किसको, ताप और प्रेरक को कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। तीर के ऊपर ताप, दाब और प्रेरक को लिखते हैं। आइए चौथी बात करते हैं। चौथी बात क्या है, अभिकारक। ये लिखा है अभिकारक। यदि अभिकारक को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, अभिकारक को गर्म करते हैं, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब है, हाँ, क्या करते हैं, ताप, अभिकारक को गर्म करते हैं। आपको पहले से पता है ये चीजें क्या है, ये अभिकारक है और ये क्या है, ये उत्पाद है, बहुत पहले सीख चुके हैं हम लोग। अब इस अभिकारक को अगर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इस अभिकारक को यदि गर्म करते हैं तो जो गर्म है तो गर्म लिखेंगे नहीं, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर। अब तो आप बोले तीर के ऊपर कहे थे ताप, दाब और उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं, हाँ, ताप, दाब, उत्प्रेरक को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन त्रिभुज नहीं आएगा तब। यदि त्रिभुज आता है, ये डेल्टा इसे बोलते हैं, त्रिभुज नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। अगर आता है तो आप ये समझ जाइए कि ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ताप को रिप्रेजेंट करेगा। किसका ताप, मतलब ये अभिकारक को गर्म किया जा रहा है। यदि किसी अभिकारक को गर्म करेंगे तो उसके एरो, तीर के ऊपर किसका, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। डेल्टा क्या बताता है, बिन बताए आपको मालूम हो जाएगा किसको गर्म किया है। जैसे मान लीजिए यदि कोई रिएक्शन है इस प्रकार से, जैसे ए कोई है, ए और बी, ये क्या होंगे, ये आपका अभिकारक होंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, C+D मान लीजिए बन रहा है, ये उत्पाद होगा। तो अगर यहाँ पर ऐसा, ये डेल्टा अगर मैंने लिख दिया तो ये डेल्टा ये बता रहा है, ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये जो हमारे अभिकारक हैं इसको गर्म किया जा रहा है। ये गर्म करने वाली बात कौन बता रहा है, ये डेल्टा बता रहा है। इतनी बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। अभिकारक को गर्म जब करते हैं तो तीर के ऊपर किसका रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे की बात करें सांद्रता, और सांद्रता को प्रदर्शित करना। देखिए जब सांद्रता की बात आएगी तो सांद्रता दो प्रकार का होता है। सांद्रता मतलब ये होता है कि कोई चीज है उसमें कंसंट्रेशन की बात होगी, कि मतलब उसमें किसी विलायक में विलेय की मात्रा कितना होती है। कहने का मतलब ये है कि गाढ़ापन, और उसमें क्या होता है कि उसकी मात्रा, जैसे आप चीनी का पानी का घोल बनाइए, तो यदि चीनी की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है, दो जगह पे बनाते हैं, यदि मान लीजिए अगर 2 स्थान बनाते हैं यहाँ पर और एक ये, अगर यहाँ पर 2 लीटर मैंने क्या किया, पानी लिया, और यहाँ पे भी 2 लीटर पानी लिया, अब 2 लीटर के पानी में अगर मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चीनी डाल दिया, कितना, 500 ग्राम चीनी डाला, और यहाँ पर क्या किया, 1 केजी चीनी डाल दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इसमें देखेंगे 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी इसमें भी है, और चीनी इसमें कम है, इसमें चीनी ज्यादा है। तो ये जो होगा, इस विलयन को क्या बोलेंगे, ये जो बनेगा इसे बोलेंगे तनु। तनु का मतलब पतला होगा, और ये गाढ़ा होगा थोड़ा सा, इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे सांद्र। इसको क्या बोलेंगे, सांद्र। ये बात समझ में आई होगी शायद। हाँ, अभी तो आपने जाना तनु किसे कहते हैं, सांद्र किसे कहते हैं, लेकिन हाँ, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये लिखा रहता है, कहाँ पे ये लिखा रहेगा, देखिएगा, यदि कभी ऐसा लिखा रहे तन और सांद्र, तो अगर हम इसे तन और सांद्र अभिक्रिया में अगर लिखा है, तो अगर तन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, अभिक्रिया में अभिकारक के दौरान ये लिखा होगा, अभिकारक में लिखा रहता है, यदि तन लिखा है तो पतला होगा, सांद्र लिखा होगा तो गाढ़ा होगा। बस सही बात। आगे देखते हैं हम लोग, आगे मुक्त उष्मा और शोषित उष्मा। शोषित उष्मा
ये कौन सी उष्मा? शोषित उष्मा, शोषित उष्मा, ये शोषित उष्मा और वो मुक्त उष्मा। अब ये मुक्त उष्मा मतलब उष्मा निकल रही होगी और शोषित उष्मा का मतलब उष्मा ले रहा होगा। ये बात दोनों है। अब सुनिए, अब मुक्त उष्मा का मतलब ये होता है कि यदि मुक्त का मतलब देगा, यदि कोई उष्मा देगा तो धनात्मक होगा। ये बात क्लियर है। यदि कोई उष्मा क्या होगा? मुक्त उष्मा हो रही होगी तो क्या करता है? धनात्मक होता है। उसे क्या करेंगे? देंगे। मुक्त उष्मा होगा तो क्या बोलेंगे? धनात्मक होगा, उसे देंगे। मुक्त उष्मा का मतलब क्या होता है? देखिए, मुक्त का मतलब दे रहा है। ये मुक्त उष्मा क्या होगा? मतलब उष्मा देना, उष्मा का देना, उष्मा का देना। और अगर कोई दे रहा होगा तो धनी होगा, और धनी होगा तो उसे बोलेंगे प्लस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लस। और ये प्लस कहाँ होगा? ये उत्पाद में होगा। उत्पाद का मतलब समझते हैं कि तीर से उस तरफ। आइए शोषित उष्मा की बात करें। शोषण जिसका हुआ हो, वो ले रहा हो, भिखारी हो, ले रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? शोषित उष्मा। तो उत्पाद में क्या होगा? निगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें 94 किलो कैलोरी, क्या है? 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर ये मुक्त हो रहा है, मतलब ये दे रहा है उष्मा। ये उष्मा क्या कर रहा है? दे रहा है। और इसमें क्या कर रहा है? 22 किलो कैलोरी उष्मा क्या कर रहा है? ले रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा अलग से देनी पड़ती है और इसमें से उष्मा क्या होती है? प्राप्त होती है। आगे लास्ट देखिए, आगे लास्ट जो लिखा है उत्कमणीय। उत्कमणीय का मतलब ये होता है कि रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हो। जैसा अभिकार, ये निशान जो लिखा है ये ऐसा नहीं होगा, ये अर्ध होता है, मतलब इधर भी होगा और इधर भी। जैसे उत्कमणीय का उस दिन मैंने बोला था पर ये ऐसा, इसका क्या होगा? निशान होगा। और आधा तीर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी अभिकारक का काम करेगा और ये भी अभिकारक का काम करेगा। ये भी उत्पाद का काम करेगा और ये भी क्या करेगा? उत्पाद का कार्य करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन जब क्रिया करेगा किसके? आयोडीन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से टूटेगा, फिर से वो हाइड्रोजन और आयोडीन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने ये सीखा कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। यदि कभी ऐसा कुछ लिखा होगा, कोई रासायनिक समीकरण लिखा, जी आ गया, यस आ गया, जी आ गया, यस आ गया, यहाँ पे देखिएगा, जी आ गया, यस आ गया, यल आ गया, ये क्यू आ गया, तो आप जान जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तीर नीचे होगा तो क्या होगा? अवक्षेप होगा। तीर ऊपर होगा तो गैस होगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर जो लिखा होता है तो ताप, दाब, उत्प्रेरक लिखा जाता है, वो भी मालूम हो गया। अभिकारक को जब गर्म किया जाता है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता में क्या करते हैं कि यदि तनु होगा, पतला होगा तो तनु लिखेंगे, सांद्र होगा, गाढ़ा होगा तो क्या लिखेंगे? सांद्र लिखेंगे। उष्मा अगर यदि दे रहा होगा तो क्या बोलेंगे? प्लस, और उष्मा अगर ले रहा होगा तो क्या लिखेंगे? माइनस। कहाँ पे? वो भी उत्पाद में, यहाँ पर इधर की साइड। आगे लास्ट होगा उत्कमणीय की बात। उत्कमणीय में दोनों तरफ हाफ एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये भी अभिकारक काम करता है, ये भी अभिकारक, ये भी उत्पाद, ये भी उत्पाद। मतलब इससे ये बनेगा, फिर इससे ये भी बनेगा, तो दोनों दिशाओं में चलता है अभिक्रिया, उसे क्या बोलते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे उत्कमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। इसे हाफ एरो, आधा तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वो बहुत ही बेहतर क्लास होगी। वह क्लास, एक ही क्लास ऐसी होगी जो आपको पूरे समीकरण को, पूरे अभिक्रियाओं के प्रकार को याद करा देगी, वो भी जुबान पे हो जाएगी। सारे जितने भी रिएक्शन, जितने भी अभिक्रियाओं के प्रकार हैं विद उदाहरण आपकी जुबान पे होगी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल पे और किसी और के दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताइए चैनल के बारे में, और इसमें आप जिसको भी बताएंगे उसका भी भला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।